नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नई खेल नीति को मिली मंजूरी, खिलाड़ियों की आर्थिक सहायता बढ़ाने का लिया फैसला। भोजन माताओं और पीआरडी जवानों का बढ़ाया जाएगा मानदेय। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी। चुनाव प्रबंधन समितियों के साथ करेंगे बैठक। 2022 के चुनाव को लेकर तैयार होगा रोड मैप। उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक, उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन। कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे रहे मौजूद। और देवस्थानम बोर्ड पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की सरकार को चेतावनी, 30 नवंबर तक नहीं हुआ फैसला तो संतों के साथ होगा आंदोलन। और अब बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रहलाद जोशी चुनाव प्रबंधन की 33 समितियों के साथ अलग अलग बैठक कर उनकी समीक्षा भी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक होंगी। इसके अलावा भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव सह प्रभारी, प्रदेश महामंत्री के साथ भी बैठक करेंगे और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। उत्तराखंड की नई खेल नीति पर मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है, जिसके बाद अब खिलाड़ियों को कई सुविधाएं मिलेंगी। कल देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य की खेल नीति को दी मंजूरी, आर्थिक सहायता बढ़ाने का फैसला। राज्य की बसों में खिलाड़ी कर सकेंगे निःशुल्क यात्रा। भोजन माताओं के वेतन में 1000 रुपए के इजाफे के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर। दीनदयाल होम स्टे योजना के तहत लीज की जमीन पर भी होम स्टे खोलने को कैबिनेट की मंजूरी। शहद उत्पादन के लिए राज्य की सभी न्याय पंचायतों में 6500 लाभार्थियों को बॉक्स देने का फैसला। अपर निजी सचिव के पदों के लिए कंप्यूटर के अनुभव की बाध्यता समाप्त। देहरादून मेगा इंडस्ट्रियल नीति को कैबिनेट ने दी मंजूरी। लॉकडाउन के दौरान बंद शराब की दुकानों के राजस्व की वापसी को मंजूरी। एयरपोर्ट पर डिपार्टमेंटल वाइन स्टोर के साथ ही विदेशी शराब की दुकान खोलने पर कैबिनेट की मुहर। पीआरडी जवानों की मानदेय में प्रतिदिन 70 रुपए के इजाफे को मंजूरी। राशन डीलरों के लाभांश को बढ़ाने पर कैबिनेट की मुहर। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत ध्वस्त होने वाले घरों के मालिकों को सहमति के आधार पर मुआवजा देने का फैसला। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों के साथ साथ राजनीतिक दल मैदान में डटे रहने और जीत के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं इस बीच अब चुनावी मैदान में किस उम्मीदवार पर दांव खेला जाएगा, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुधवार को देहरादून मुख्यालय में हुई। इस दौरान स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे और चुनाव प्रचार अभियान कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत भी मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी के आला नेताओं ने चुनाव में उम्मीदवारों के नामों को लेकर रायशुमारी की। माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। ये है कि कांग्रेस पार्टी ने समय रहते स्क्रीनिंग कमेटी का गठन भी कर लिया और आज स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और तमाम सदस्य यहाँ पर पहली बार देवभूमि आगमन हुआ उनका और यहाँ एक मैराथन बैठकों का दौर जारी हुआ। यहाँ हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आपस में पहले गहन मंथन किया, उसके बाद कोर कमेटी की बैठक हुई। कोर कमेटी के बाद जिला अध्यक्ष गणों के साथ बैठक हुई। जिला अध्यक्ष गणों के बाद कार्यकारी अध्यक्ष गणों के साथ बैठक हुई और उसके बाद तमाम अनुषांगिक संगठन और फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के साथ हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य गण हैं उन्होंने बैठक करी। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय ले लिए गए हैं। जितने भी मौजूद सवाल थे, ज्वलंत मुद्दे थे प्रदेश के, उस पर व्यापक और विस्तृत चर्चा हो चुकी है। नैनीताल में दर्जनों लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। मंडल अध्यक्ष शाकिर अली, आप पार्टी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर भुवन चंद्र आर्य और प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका ने सभी लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने कहा कि आम आदमी पार्टी की रीति नीतियां और विचारधारा से अब उत्तराखंड की जनता प्रभावित हो रही है।
नैनीताल नगर में बड़ी संख्या में नैनीताल का युवा जो है आज आम आदमी पार्टी से जुड़ा है और बड़ी ही संख्या में ही नैनीताल की महिलाएं भी आम आदमी पार्टी से आज जुड़ी हैं और आम आदमी पार्टी की सत्ता की है। और लोगों के बीच में चाहे युवा हो, चाहे मातृशक्ति हो, किसी भी वर्ग या किसी भी समुदाय के लोग हों, सबके अंदर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की नीतियों से और उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य को 15 दिसंबर तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। सचिवालय में स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम जनता को जानकारी होनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोन देने की प्रक्रिया को लेकर जिलाधिकारी और बैंक के अधिकारियों द्वारा अभियान भी चलाया जाना चाहिए। उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा 22.5 करोड़ का चेक आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को प्रदान किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली उपस्थित रहे। सीएम धामी ने राज्य के लिए दी गई सहायता धनराशि के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर में अतिवृष्टि से उत्तराखंड को काफी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड का विरोध तेज कर दिया है। जहां एक तरफ चारों धामों में तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं राजधानी देहरादून में कल तीर्थ पुरोहितों ने जमकर प्रदर्शन भी किया है। देखिए खास रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चार धाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित और हकूकधारियों ने एक बार फिर से आंदोलन तेज कर दिया है। राजधानी देहरादून में तीर्थ पुरोहितों ने जमकर प्रदर्शन किया और मंत्रियों के आवास का घेराव भी किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तीर्थ पुरोहितों ने शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल पर उन्हें धमकाने का आरोप भी लगाया। कैसे निकलेगा? चारधाम के तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी का कहना है कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। वो उनसे बात करने के लिए बाहर जरूर आए थे, लेकिन उन्हें धमकाकर फिर अंदर चले गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा और वो 27 नवंबर को काला दिवस मनाएंगे। सुबोध उनियाल जी आए थे, वही छलावा आश्वासन बोलेंगे इसको। कोई आश्वासन दे के नहीं गए। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो वो धमका के चले गए। मैं मकान मांग रहा हूँ उनसे, रोड मांग रहा हूँ। जो आप हमारे हकों पे कुटाराघात कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं मत करो, सलाह दे रहे हैं, फिर भी ये ऐसे धमका के जा रहे हैं। हम इनको बताएंगे किस तरह से ये देवस्थानम बोर्ड हम वापस करेंगे। इनको बोल दो आर पार की लड़ाई के लिए आप तैयार रहे। और हम 30 तारीख को सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं और 8-9 तारीख से और 14 तारीख के बीच में संतोष से सलाह मशवरा करके ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में जल समाधि लेंगे। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार 30 नवंबर तक कोई बड़ा फैसला जरूर लेगी। देखिए, मैंने उनको यही कहा कि थोड़ा उनको भी ढाढ़स से रहना चाहिए, इस तरह उतावलापन नहीं होना चाहिए। 30 नवंबर बकायदा मुख्यमंत्री जी और मैं जब हम केदारनाथ गए थे मोदी जी के दौरे से पहले, तो बकायदा उनको बोल के आए कि 30 नवंबर तक सरकार निर्णय ले लेगी। तो अभी 30 नवंबर आने में समय है, पूरा 7 दिन का समय बाकी है। ध्यानी जी को कह दिया गया कि तत्काल वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें और ध्यानी जी की रिपोर्ट आने के इमीडिएटली उसके बाद हम लोग इसमें फैसला ले लेंगे। गुमराह करना, इसमें गुमराह करने की कौन सी बात हो गई? 30 नवंबर की लाइन उनको समय उनको दिया हुआ है, इसमें गुमराह करने वाली कौन सी बात है? इसके साथ ही इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है। तीर्थ पुरोहितों का समर्थन करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार ने सत्ता के नशे में मस्त होकर देवस्थानम बोर्ड को कानूनी रूप देने का काम किया है, लेकिन 2022 में कांग्रेस की वापसी के बाद कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के हक में फैसला जरूर लेगी। तीर्थ पुरोहित हकूकधारी स्थानीय लोग शुरू से विरोध करते आ रहे हैं।
कांग्रेस ने सदन में भी इसका विरोध किया था, सदन के बाहर भी इसका विरोध किया था। और हम आज भी कहना चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए और इस कानून को वापस लेने का काम करे। और अगर ये सरकार नहीं लेगी तो 2022 में हमारी वापसी होने जा रही है। हम तीर्थ पुरोहितों से, स्थानीय लोगों से, हकदारियों से संवाद स्थापित करके उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करेंगे। और अगर इस देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने की आवश्यकता होगी तो कांग्रेस इसमें कदम पीछे नहीं खींचेगी। अब ऐसे में जहां एक तरफ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल 30 नवंबर तक का इंतजार करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं चारों धामों के तीर्थ पुरोहित 27 नवंबर को काला दिवस मना सकते हैं। 3 तारीख को उनके साथ बैठ के पूरी बात की बात है कि हर कीमत पे 30 नवंबर से पहले हम आपका तय करेंगे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से भाजपा सबको खुश करने का काम कर रही है, तो ऐसे में लगता नहीं कि राज्य सरकार किसी को भी नाराज करके अपनी मुश्किलें खड़ी करना चाहेगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। पैसा खर्च करवा रहे हैं, कोई विधि मांग रहे हैं, कोई वित्त मांग रहे हैं सरकार से, किस तरह से। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार इस बार बनती है तो कांग्रेस पहले ही कैबिनेट में देवस्थानम बोर्ड को खारिज कर देगी। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 5 सालों में प्रदेश सरकार के पास एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है कि वो जनता को गिना सके। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर इन 5 सालों में बीजेपी सरकार के वक्त में कुछ हुआ तो वो भ्रष्टाचार। ज्योति सिंह बिष्ट ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि परिसंपत्तियों के मसले पर सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। बोर्ड पहली कैबिनेट की बैठक में रद्द कर दिया जाएगा और परिसंपत्ति के बंटवारे में उत्तराखंड के हितों की रक्षा का संकल्प जो है कि कांग्रेस पार्टी का। परिसंपत्ति का जो बंटवारा है उस पर 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत करके जो निर्णय लेवाए थे, वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी ने उन निर्णय को पलट करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने पूरी तरह से घुटने टेक करके उत्तराखंड के हितों को गिरवी रखने का काम किया। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के एक गुट ने अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो देवस्थानम बोर्ड भंग किए जाने की मांग को लेकर अखाड़ा परिषद संतों के साथ लेकर उन सभी को गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन करेंगे। उससे पहले अखाड़ा परिषद मुख्यमंत्री को लिखित ज्ञापन सौंपेगा और बोर्ड बनने से प्रभावित तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 30 नवंबर से पहले देवस्थानम बोर्ड पर कोई समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन किया जाएगा। तो इसके लिए पहले भी अखाड़ा परिषद ने जब ब्रह्मलीन महेंद्र जी अध्यक्ष थे तो उस समय हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास करके मुख्यमंत्री जी को दिया था कि इस पर आप पुनर्विचार करें, क्योंकि सारे जो वहाँ ब्राह्मण हैं या हकूकधारी हैं, पुजारी हैं, घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं, लगभग सभी लोग असंतुष्ट हैं। तो अगर कोई लोकतंत्र में ऐसा कानून बनता है जिससे जनता संतुष्ट नहीं हो तो लोकतंत्र में संवाद हमेशा कायम रहना चाहिए। वहीं लैसडाउन से विधायक दिलीप रावत ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो नेता अपने परिवार के सदस्य के लिए टिकट मांगता है वो अनुशासनहीनता में आता है। भाजपा में भाई भतीजावाद नहीं चलता। पार्टी को ऐसे नेताओं के खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में हरक सिंह रावत ने अपने पुत्र वधू के लिए लैसडाउन से टिकट मांगा था। जिनकी बात कर रहे हैं मैं वो राजनीति में शायद कहीं है नहीं ना मैं उनको पहचानता। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है तो निश्चित रूप से हमको अपने को भी झांकना चाहिए। और राजनीति में ये समझो कि कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव लड़ने के लिए राजनीति करता है और उसकी जो चरम सीमा है वो चुनाव है। तो मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति तैयार है। और मेरा तो ये पुश्तैनी सीट है और इसमें मेरी 5 बार 6 बार मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने नेतृत्व किया है। इसलिए मैं वहाँ कभी कि चुनाव लड़ने की भावना से नहीं बल्कि सेवा करने की भावना से वहां चुनाव लड़ता हूं। उत्तराखंड में अब कांग्रेस ने विधान परिषद के गठन का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस संबंध में सबसे पहले आवाज उठाई है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस का मानना है कि राज्य में विधान परिषद के गठन होने से राज्य के विकास को एक नया आयाम मिलेगा।
निश्चित तौर पर देखिए, सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। प्रदेश को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और जब आप 21 साल के प्रदेश हो गए हैं तो ऐसे में अब आपको नए आयाम सोचने पड़ेंगे, प्रदेश के लिए नए होराइजन्स की तलाश करनी पड़ेगी। और उन्होंने साफ इस बात को कहा है कि मेरा तो ये ब्रेन चाइल्ड 2002 से है और मैं यहाँ 21 सदस्यीय विधान परिषद का गठन करवाना चाहता हूँ। आधुनिकता के इस युग में हमारी आपकी जिंदगी में सोशल मीडिया काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए चुनावी मौसम में नेता भी प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ भी कंटेंट अपलोड कर रहे हो या फिर करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट जरूर देख लें। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर खुद को साबित करने की होड़ मची हुई है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया माध्यमों पर नेताओं के जलवे इस बार चुनाव आयोग की निगरानी में रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया की महत्ता समझते हुए निर्वाचन कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया सेल का गठन किया गया है। इसी के साथ मुख्यालय में तैनात सोशल मीडिया निगरानी टीम को भी जिलों से इनपुट लेने के निर्देश दिए हैं। सभी तरह की सामग्री पर नजर रखने को कहा गया है। इसके साथ ही धार्मिक टिप्पणियों और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से किए जाने वाले पोस्ट पर भी बारीकी से नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इस सेल के 2 अहम काम होंगे। पहला काम तो प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर नजर रखना होगा और दूसरा काम सोशल मीडिया में प्रचार के लिए भी बाकायदा परमिशन लेनी होगी। एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है जिसमें परमिशन के बाद हर सेकंड का खर्च चुनाव आयोग के सामने रखना होगा। साथ ही सोशल मीडिया पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। ये सेल चुनावी खर्च और चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करेगी। साथ ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए चुनाव प्रबंधन और मतदाता जागरूकता में अपना योगदान देगी। तो लिहाजा नेताओं को भी अब सोच समझकर अपना चुनावी खर्च करना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग की अब पैनी नजर रहेगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने एसडीआरएफ की माउंट गंगोत्री प्रथम का सफल आरोहण करने वाली 17 सदस्यीय पर्वतारोहण टीम को सम्मानित किया है। इस टीम ने 21,889 फीट पर स्थित माउंट गंगोत्री प्रथम चोटी को फतेह किया है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पर्वतारोहण दल को 20,000 रुपए का नगद इनाम और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार के पर्वतारोहण दल की टीम लीडर इंस्पेक्टर रैंक की महिला को रखा गया था। देखिए, हमारी 17 सदस्यीय दल ने गंगोत्री 1 चोटी को फतेह किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको 9 सितंबर को जो है फ्लैग ऑफ किया था और ये तो अक्टूबर में गए थे, किंतु उसके बाद वो जो नेवी वालों के साथ हादसा हुआ और फिर कुमाऊं वाला जो आपदा आई उसमें लग गए थे ये टीमें, इसलिए इनका फ्लैग इन आज हुआ है। तो इन सबको हमने 20,000 का नकद इनाम और मेडल्स देने के लिए प्रॉमिस किया है। और इसमें बड़ी बात यह है कि पहली बार एक तो महिला टीम लीडर महिला थी इंस्पेक्टर रैंक की, ठीक है, और दूसरा ये कि महिला ने सबमिट भी किया है। पहले वाले किसी उसमें कोई हमारी महिला पुलिसकर्मी ने जो है पूरी चोटी फतेह नहीं की थी। वहीं लखनऊ में आयोजित 56वीं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के बाद वापस लौटे डीजीपी अशोक कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस महानिदेशक ने बॉर्डर, ड्रग्स, साइबर क्राइम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि स्मार्ट पुलिसिंग की लगातार समीक्षा होगी। देखिए, आज हमने अपने पुलिस के अधिकारियों की बैठक की, समस्त पुलिस मुख्यालय के, और जो भी वहाँ पे निर्देश दिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, गृह मंत्री जी द्वारा, तो वो सब के बारे में इनको अवगत कराया, उनको हम अक्षर से पालन कराएंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्मार्ट पुलिसिंग का विजन है उसको और आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। आपके पास खाने की थाली तो रखी है लेकिन आप उसे खा नहीं पाए तो यकीनन आपको पछतावा जरूर होगा। कुछ ऐसा ही हाल रुड़की के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां मशीनें तो है लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं है। बेड तो मौजूद है लेकिन अस्पताल में मरीज भर्ती ही नहीं हो सकते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, उसके लिए देखें खास रिपोर्ट।
रुड़की के इस सामुदायिक केंद्र के भरोसे आसपास के न जाने कितने गांवों के लोग रहते हैं कि उन्हें बीमारी में अच्छा इलाज और सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जब वो अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते हैं तो अलग ही नजारा होता है। अस्पताल में आने के बाद मरीजों को मालूम होता है कि व्यवस्थाएं तो सारी हैं, लेकिन वो ना तो यहाँ एक्सरे करा सकते हैं और ना ही कोई टेस्ट करा सकते हैं और ना ही अस्पताल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन ही मौजूद है। अब भला ऐसे अस्पताल में कौन आना चाहेगा? ऐसा नहीं है कि अस्पताल में संसाधन मौजूद नहीं है, लेकिन वो सिर्फ बंद पैकिंग की शोभा बढ़ा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधक ने कई बार विभाग को इससे वाकिफ कराया, मगर हालात वो ही ढाक के तीन पात। यहाँ ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा ना शासन ध्यान दे रहा है। सबसे पहली बात, यहाँ गरीब जनता है, मीडियम मध्यम लोग रहते हैं। यहाँ बहुत सारे गांव लगते हैं आसपास क्षेत्र के। यहाँ जब भी कोई स्वास्थ्य केंद्र पर आता है तो पता चलता है यहाँ ना एक्सरे मशीन चल रही है, ना ऑक्सीजन का इंतजाम है। तो वो शिकायत भी करते नहीं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ से 10 किलोमीटर रुड़की है, तो वे रुड़की जाते हैं तो बेचारे बहुत लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। एक्सरे मशीन का मैंने कहा कि वहीं पर मशीन तो इंस्टॉल हो गया, पर हमारे पास CR सिस्टम नहीं है और रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा इशू अभी आ रहा है। तो दोनों के लिए हम अभी प्रॉपर चैनल से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि चिकित्सा मुख्य चिकित्सा भी बदल गए हैं। तो हम नए सिरे से भी दोबारा प्रस्ताव उनको भेज रहे हैं कि हमें CR सिस्टम तुरंत उपलब्ध कराया जाए। तो उम्मीद है कि 1-2 हफ्ते में मिल जाएगा। विधायक काजी निजामुद्दीन साहब का कहना है कि उन्होंने विधायक निधि के जरिए अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत तमाम उपकरण की व्यवस्था तो करा दी, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। स्वास्थ्य केंद्र की बात ना करें, आप जितने भी रुड़की हॉस्पिटल से लेकर देहरादून के अस्पताल से लेकर आप धारचूला तक चले जाएं, उत्तराखंड सरकार की नीयत ही खराब है। अगर हम लोगों ने एम्बुलेंस दे दी तो उसके लिए ड्राइवर और डीजल की व्यवस्था नहीं है। हम लोग अगर मशीन दे देंगे, एक्सरे मशीन देंगे, तो रेडियोलॉजिस्ट तो हम नहीं दे सकते। तो ये तो अब जनता के सामने है, जनता की अदालत में सारा मामला आएगा। ये तो सरकार ही बदली जाएगी, व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी। जब ये व्यवस्था बदली जाएगी उसी दिन उत्तराखंड के अस्पतालों की दशा ठीक होगी। मंगलौर के सामुदायिक अस्पताल की ये तस्वीर वाकई हैरान और परेशान करने वाली है कि सब कुछ होते सहाते कुछ भी नहीं है। ऐसे में विभाग और सरकार दोनों को चाहिए कि वो इस तरफ ध्यान दे, लोगों की परेशानियों को समझें और अस्पताल में जिस चीज की कमी है उसको पूरा करें, ताकि मध्यम वर्ग के लिए जीवनदायिनी बना ये अस्पताल वाकई में लोगों के काम आ सके। टाइम टीवी के लिए रुड़की से आशत हुसैन की रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों पर। जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नई खेल नीति को मिली मंजूरी, खिलाड़ियों की आर्थिक सहायता बढ़ाने का लिया फैसला। भोजन माताओं और PRD जवानों का बढ़ाया जाएगा मानदेय। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी। चुनाव प्रबंधन समितियों के साथ करेंगे बैठक। 2022 के चुनाव को लेकर तैयार होगा रोड मैप। उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक, उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन। कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे रहे मौजूद। और देवस्थानम बोर्ड पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की सरकार को चेतावनी, 30 नवंबर तक नहीं हुआ फैसला तो संतों के साथ होगा आंदोलन।